Welcome. Thank you so much for Welcome sir. invitation. Thank you for accepting our invitation. तो ये हमारे स्टूडेंट हैं और जिन्होंने अभी वेबिनार के लिए ज्वाइन किया है, कुछ बाहर के भी हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी हैं। इनके बहुत सारे कंफ्यूजन है। ये सारे लोग जो ज्वाइन किए हैं, इनका कहीं ना कहीं आगे जाकर के अपना खुद का स्टार्ट करने का है। तो अब ये जो अभी जो लोग दिख रहे हैं, मैं आपको सर एक बात बताऊं कि इसमें लोग तो बहुत सारे आए थे रजिस्ट्रेशन के लिए और हमारे पास लोग भी बहुत सारे हैं, बट इसमें से सिर्फ 20-22 लोगों ने ज्वाइन किया है। अब आप इसी से पता लगाइए नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास इतने हैं, बट तो ये जो लोग हैं, ये लोग क्रीम लोग हैं। ये क्रीम है जो कि कुछ करना चाहते हैं, अपना खुद का करना चाहते हैं। जो नहीं है वो अपना आज नहीं ज्वाइन करेंगे। जो करना चाहते हैं उन्होंने ये सिर्फ आज ज्वाइन किया है। तो आपको सर जो मिल रहा है अभी, जो भी लोग ज्वाइन है, ये लोग सीरियस लोग हैं। तो ओवर टू सुजीत सर। मैं कोशिश करूंगा पूरा कि मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकूं चीज़ों को और एक्सप्लेन कर सकूं लेमैन लैंग्वेज में। ठीक है, तो मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। जी, मेरा नाम सुजीत झा है। मैं को फाउंडर हूँ लीगल सलाह का और सीईओ। हमारा लीगल सलाह का मेन मोटिव यही रहता है कि चीज़ों को कितना सिंप्लीफाई किया जाए जब वो प्रैक्टिकली आती है। क्योंकि जब प्रैक्टिकली आती है तो आपको जो हम लोग काम करते हैं वो थर्ड पर्सन के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू करते हैं, दैट इज़ गवर्नमेंट। तो वहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं चीज़ों को कितना सिंप्लीफाई किया जाए, वो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो रीज़न बीइंग हम लोग ने रिसेंटली फंड रेज किया है वीसी से, ताकि हम चीज़ों को और टेक्नोलॉजी के थ्रू सिंप्लीफाई कर सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कितनों चीज़ों को कवर कर सकूँ। हालाँकि इतना 1 या 1.5 घंटे में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग पे ही जो लीगल का, सिंस ऑल वी बीन डूइंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सो आई ट्राई टू जो भी डिजिटल मार्केटिंग का करना चाहते हैं काम, या ई कॉमर्स का काम करना चाहते हैं, या आगे चल के स्विगी या जोमेटो जैसा ऐप डेवलप करना चाहते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा लीगलिटीज डिस्कस करूँगा, क्या जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि सर ने बताया, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप सर आपका वो नहीं आ रहा सर, फेस नहीं आ रहा। फेस फेस भी दिखा दीजिए। अभी आ रहा है? दिखाना चाहते हैं सर आप? मेरा भी दिख रहा है। अभी मैं दिख रहा हूँ ना? विजिबल है सर, विजिबल है। विजिबल है, चलिए थैंक यू। हाँ, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं कहाँ पे था? हाँ, कि कोई भी बिजनेस, जैसे कि सर ने बताया, स्टार्ट बेसिक्स चीज़ों से स्टार्ट करनी होती है। आपको सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, ई कॉमर्स का हो, फूड बिजनेस हो, आपको देखना होता है कि आपका बेसिक चीज़ें क्या हैं, किस चीज़ से अपने स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा एंटिटी चूज करें, सुपरपार्टनरशिप चूज करें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज करें, या एलएलपी चूज करें, या 1% कंपनी चूज करें। तो इन सारी चीज़ों में आपको डिसाइड करना होता है किस चीज़ से स्टार्ट करें। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे आप और कितना डेडिकेटेड हैं चीज़ों को लेके, अगर आप फुली डेडिकेटेड हैं अपनी चीज़ों को लेके, तो मैं सजेस्ट करता हूँ मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स को कि वो प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी में चूज़ करें, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक चलता है और बेनिफिट्स देते हैं आपको, अगर आप सीरियस हैं। क्योंकि जो भी बेनिफिट्स आते हैं लाइफ में या कुछ भी, तो एक क्लॉज के संग आता है। तो प्राइवेट लिमिटेड का बेनिफिट के साथ साथ आपका लायबिलिटी भी आता है, मेंटेनेंस का एंड ऑल का, टैक्स एंड ऑल, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अभी। तो पहले आपको चूज़ करना होता है आपके लिए बेस्ट चीज़ क्या है, या आप देखना चाहते हैं, जैसे आपके लिए पायलट प्रोजेक्ट रहता है कोई, या मान लीजिए आप कोई ऐप डेवलप कर रहे हो या ई कॉमर्स का, या कोई ऐसा आइडिया है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली रियलिटीज के थ्रू ही जाना होता है, जिसमें आपको एक चूज़ करनी पड़ती है। आपने चूज़ कर ली सुपरपार्टनरशिप, जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। एक जीएसटी नंबर आपने लिया और आप काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि सर बता रहे थे कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है। अब उस पर हम आएंगे बाद में, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, क्या वैल्यू है ट्रेडमार्क का। तो एक बार वन बाय वन पहले हम लोग एंटिटी डिस्कस कर लेते हैं। पार्टनरशिप का मैंने बताया आपको कि एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के संग स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसी जगह अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज करते हैं, जहाँ पे आपको एटलीस्ट 2 लोगों की जरूरत होती है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या तो आप अकेले कर सकते हो, या आपको 2 लोगों की जरूरत और 1 लोगों की जरूरत पड़ती है, या 3 लोग होते हैं। तो मिनिमम जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्मेशन की
जब हम करते हैं तो मिनिमम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है और आप वो 2 लोग जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोऑपरेट कर सकते, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है जहाँ पे आधार, पैन, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और कह लीजिए बैंक स्टेटमेंट, एक रजिस्टर्ड ऑफिस आपको शो करना होता है और आप कंपनी रजिस्टर कर लिए। कंपनी रजिस्टर करने के बाद आपका जो मेन काम रहता है बैंक अकाउंट खोलना और बिज़नेस स्टार्ट कर देना। तो ये हुआ बेसिक, सेम गोज़ फॉर एलएलपी एंड ओपीसी एज़ वेल। तो सेम प्रोसेस है, सेम डॉक्यूमेंटेशन है। ओपीसी क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से थोड़ा डिफरेंस है। इसमें क्या है कि आप अगर नहीं चाहते हैं कि आपके बिजनेस में कोई इंटरफेयर करे और आप अकेले बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप ओपीसी रजिस्टर करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी का बेनिफिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है। क्या होता है कि आप जब कुछ, मान लीजिए स्विगी जैसा आप ऐप डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्कोप बहुत बड़ा है और मैं आगे चल के इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, और जहाँ पे आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, बाहर से फंड की ज़रूरत पड़ेगी, उस जगह पे आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बच जाता एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अलावा। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही क्यों? आप फंड रेज़, आप ये मस्ट बी थिंकिंग कि फंड रेज़ तो आप एलपी में भी कर सकते हैं, ओपीसी में भी कर सकते हो, व्हाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसलिए कि जो शेयर्स, और जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि यहाँ पे मिनिमम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। अब जब 2 लोगों की ज़रूरत हो गई, मतलब शेयर जो है वो आपस में डिवाइड हुआ। यहाँ डिवाइड हुआ 2 को-फाउंडर के बीच में, या बोल लीजिए एक सिंपल भाषा में 2 पार्टनर्स के बीच में, ठीक है? अभी क्या होता है कि आप जब 1, 2, 3, 4 साल, जैसे हमारा 5 साल पुरानी कंपनी थी, लीगल सलैश अभी जो रिसेंटली फ्रंट पेज हम लोगों ने किया। अब वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग 3 पार्टनर थे, 3 को-फाउंडर थे। हम लोग तीनों में बराबर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन था। अब जब इन्वेस्टर आया, तो वो वैसे ही तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा कि बाहर से ही लिया, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया और पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। डेफिनेटली इफ इज इन्वेस्टिंग इन समथिंग, ही नीड्स अ गारंटी, ठीक है, सो दैट ही विल गेट अ रिटर्न। अगर उसको रिटर्न दिखता है, हाँ ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है, आगे जाके स्केल करेगा, इसमें उसको स्कोप दिखता है कि अगर 1 मिलियन लगा रहे तो एटलीस्ट जब वो एग्जिट करेगा तो उसको 6-7 मिलियन मिलेगा, तब जाके वो इन्वेस्ट करता है। और वो कभी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता, वो हमेशा वो फाउंडर में इन्वेस्ट करता है। कंपनी खुद तो रन नहीं करती, उसको चलाने के लिए लोग चाहिए होता है, उनकी कैपेबिलिटी चाहिए होती है जो चलाते हैं, ठीक है। तो जो मैं डिस्कस कर रहा था, आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे और कैसे इन्वेस्ट करेंगे। क्या होता है कि जब मान लीजिए उन्होंने बोला कि मैं 50 लाख रुपए आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, मुझे 10% शेयर चाहिए। जो 10% इक्विटी और शेयर्स आप उसको बोल रहे हैं, वो लेते हैं और आपके कंपनी में आएंगे, और उस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। जो भी आप स्टोरीज वगैरह पढ़ते होंगे कहीं भी कि दिस कंपनी हैज रेज फंड, दिस कंपनी हैज रेज फंड, ठीक है, तो वो ऐसे फंड रेज करते हैं शेयर ट्रांसफर करके, जो कि पॉसिबल नहीं है एलएलपी में और ओपीसी में। अब ओपीसी में क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ तो 1% कंपनी है, आप यू कैन नॉट लेट अदर पर्सन कम इन और यू कैन नॉट गो आउट, तो दोनों ही चीज यहाँ पे बार्ड है, आप अकेले ही चला रहे हो कंपनी को। तो अब एलएलपी क्या है? होपफुली प्राइवेट लिमिटेड, क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगा, क्या कंफ्यूजन है आप नोट डाउन कर लेना, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो मैं क्वेश्चंस लूंगा बाद में, पहले मैं एक बार बता दूं। तो प्राइवेट लिमिटेड होपफुली समझ में आ गया क्या है डॉक्यूमेंटेशन, क्या है सर प्रोसीड्योर। सर इंटरप्ट करूंगा, फुल फॉर्म भी बताते जाइएगा सर, ये बिल्कुल नए हैं ये लोग। ओपीसी जैसे बोला अच्छा आप, ठीक है, मैं और बताता हूँ। एलएलपी बोला तो फिर वो एलएलपी बताना पड़ेगा सर। अच्छा अच्छा ठीक है। तो एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता है, ठीक है। तो अब प्राइवेट लिमिटेड मैंने बता दिया, 2 लोगों की जरूरत होती है मिनिमम। क्यों बनाते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये भी मैंने बता दिया कहाँ पे जरूरी होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना। जहाँ पे शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ पे फंड रेज के इश्यूज, जहाँ फंड रेज इशू आपको करना रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो प्राइवेट लिमिटेड जो। अब डिसएडवांटेजेस क्या है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के? डिसएडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज मैं नहीं बोलूँगा, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ भी अच्छा आता है तो क्लॉज के साथ आता है। तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हो, सो यू आर कैपेबल इनफ टू रन, ठीक है। अगर आप कैपेबल नहीं हो तो मैं सजेस्ट करूँगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना बनाओ। एल्स क्या होता है कि ये लायबिलिटी क्रिएट करता रहता है आपके, इससे कंप्लायंस होते हैं पर ईयर कंप्लायंस इन द सेंस, जहाँ पे आपको वो हमेशा टर्नओवर पे डिपेंड करता है, 10 लाख है, 12 लाख है, तो आपका प्राइस उस अकॉर्डिंगली फिक्स रहता है, ठीक है। तो आपको बड़ा सोच समझ के अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रहे हैं, तो आपको ये हमेशा पता रहना चाहिए कि आप कैपेबल सफिशिएंट है, एटलीस्ट अपने फंड से हो या आप जो बिजनेस चला रहे हैं वो आपको फंड दे रहा है, एटलीस्ट आपको 2-3 साल का टाइम चाहिए कि रन कर सके,
एटलीस्ट यू शुड हैव सफिशिएंट फंड टू रन योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अदरवाइज इसका कोई और ऐसा डिमेरिट्स नहीं है। अब आते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे। इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस क्या है मैं बताता हूँ। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मिक्सचर है सिंपल पार्टनरशिप फर्म का और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जैसे कि मैंने बताया, बहुत लोग या तो अफोर्ड नहीं करना चाहते या अफोर्ड नहीं करते प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस, जो कुछ चार्जेस हाई हैं। ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं बोलूँगा, बट स्टिल लोग नहीं चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड के चक्कर में पड़े। तो वो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस किया। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे शेयर सिक्योरिटी नहीं होते, वहाँ पे जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है वही फाइल होता है। बट हाँ, यहाँ पे आपका डिजिटल सिग्नेचर बोल लीजिए, DSC जिसको बोलते हैं हम लोग, डिन नंबर, डाटा आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो सारी एक एडवांटेज एक प्राइवेट लिमिटेड में आपको मिलेगी वो आपको मिल जाएगी LLP में। बस आप जो फंड रेज का बात मैंने किया वो आप नहीं कर सकते। अगर वो आप करते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू हैव अ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है LLP और प्राइवेट लिमिटेड में। अदरवाइज जो भी एक एडवांटेज आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिलता है वो सारा आपको यहाँ पे LLP में मिल जाएगा, बस सिवाय एक के कि आप फंड रेज नहीं कर सकते। और अभी आते हैं OPC में। OPC में भी सेम सारी चीज़ें सिमिलर रहती है। एक आपको क्या वही DSC डिन सारा एडवांटेज आपको एक मिलेगा, बट यहाँ भी आपको वही है कि आप अगर OPC कर रहे हैं तो यू शुड हैव एटलीस्ट सफिशिएंट फंड ये लाइफ टाइम चलाने के लिए। अगर हाँ, अगर मान लीजिए आपको OPC में कोई इन्वेस्टर मिलता है तो उस टाइम में आपको कन्वर्जन में जाना होता है OPC से सिंपल प्राइवेट कंपनी में, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इसलिए रीजन बीइंग जो स्टार्टअप्स मेरे पास आते हैं वो कितने सीरियस हैं अपने काम को लेके, तो उस हिसाब से मैं सजेशन करता हूँ कि इन 3 में से उनको कौन सा एंटिटी चूज करना चाहिए। हाँ, अगर आप, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया, अगर आप टेस्ट कर रहे हो अपने बिजनेस को कि कैसा चलेगा नहीं चलेगा, तो उस सिचुएशन में या तो आप पार्टनरशिप करें या तो आप फिर सोल प्रोप्राइटरशिप कर लें। बट अगेन, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप भी करते हैं तो उस सिचुएशन में भी GST रजिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दी है वो आपको लेनी ही पड़ेगी अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। और अगेन वहाँ पे भी आप लायबिलिटी ले रहे हैं, अगर GST ले रहे हैं तो लायबिलिटी ले रहे हैं, पर मंथ हमें रिटर्न डालना होता है रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर वी आर डूइंग बिजनेस, ठीक है ना। तो ये इतनी ही एंटिटीज है इंडिया में जो आपको चूज करनी पड़ती है एज पर योर नीड, एज पर योर कंफर्ट एंड एज पर योर फाइनेंशियल सिचुएशन। इस पे जो हम क्वेश्चंस वगैरह लेंगे, अगर आते हैं कोई भी क्वेश्चंस है, आप जब हम क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे तब मैं कोशिश करूंगा इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये इस कुछ तरीके एंटिटीज हैं जो हम चूज करते हैं जब जब हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अभी आते हैं ब्रांड पे, जिसके बारे में सर कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे। क्या उसके बाद मैं आऊँगा लाइसेंसिंग वाला पार्ट पे कि आप किस टाइप का बिजनेस चूज करते हैं, उस हिसाब से आपको लाइसेंसिंग चूज करनी पड़ती है। क्या होता है ना कि आप एक बिल्डिंग रेडी करते हो, ठीक है। जब बिल्डिंग रेडी करते हो उसमें छोटे-छोटे जो अलग-अलग छोटे नहीं, कुछ बड़े कुछ छोटे हो सकते हैं, तो जो रूम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये एक प्राइवेट लिमिटेड या कोई एंटिटी हुआ, ये एक स्ट्रक्चर आपने रेडी किया, ठीक है। अभी आते हैं इसके जो अंदर वाला पार्ट है, जो बिल्डिंग का अंदर वाला पार्ट है उसके अंदर, ठीक है। अब अंदर वाला पार्ट में क्या आ गया, रूम्स में आ गया आपका ट्रेडमार्क आ गया, कुछ लाइसेंसिंग आ गया जो जरूरत होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ट्रेडमार्क क्यों जरूरी है कोई भी बिजनेस, अगर आप, डजेंट मैटर आप क्या कर रहे हो, ठीक है। आज अगर पेटीएम स्टार्टिंग में पेटीएम को सेव नहीं किया रहता तो आज पेटीएम नहीं रहता, कोई और यूज कर लिया रहता, ठीक है। स्विगी अगर स्टार्टिंग में ट्रेडमार्क नहीं किया रहता तो वो कोई और यूज कर लेता। तो आप एंटिटी कोई भी चूज करो, आप टेस्टिंग करो या प्राइवेट लिमिटेड को, कुछ भी करो, बट मेक श्योर कि जो आप अपना ब्रांड डेवलप कर रहे हो, आप क्या है ना कि अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन, स्पेशली जो ऑनलाइन मार्केट है इनका काफी बड़ा हो गया डोमेन। आप कल को कहीं कुछ पोस्ट कर रहे हो तो कब दूसरों ने कॉपी कर लिया आपको पता नहीं चलेगा और उनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉपी वाला सिस्टम है इंडिया में बहुत चलता है। अगर कुछ कोई मॉडल डेवलप हो रहा है इंडिया में तो हमेशा से चलता है कॉपी वाला सिस्टम। वैसे जो जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊं तो ओला उबेर का कॉपी है, ओयो एयरबीएनबी का कॉपी है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कॉपी वाला सिस्टम है, तो आप पर कॉपी भी किस तरीके से आप करते हो वो डिपेंड करता है। ओला उबेर सेम ऐप है, बट आप अगर जब चलाओगे उसको तो देखोगे जो फंक्शनैलिटी है, जो एआई, जो टेक्नोलॉजी दे हैव बीन यूजिंग इज टोटली डिफरेंट। उनका कुछ और है, इनका कुछ और है। कॉपी होना अच्छी बात है, बट किस तरीके से आप कर रहे हो कॉपी वो भी जरूरी है, और किस स्केल में कर रहे हैं, ठीक है।
तो ब्रांड इससे जुड़ी हो जाता है, ब्रांड रजिस्ट्रेशन। ब्रांड रजिस्ट्रेशन अब क्या है ना, आईपी, खासकर मैं आईपी लॉयर हूँ, तो मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट करता हूँ कि क्या होता है कि जब आप आईपी की बात करते हो तो यहाँ पे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट की बात करते हैं। अब ये तीन चीज़ों सुनने में तो लगते हैं कि हाँ सारा चीज़ों आइडिया कॉपी ना कर ले ये सारी, बट ये तीनों चीज़ें बहुत ही अलग है। अभी जब हम लोग ट्रेडमार्क का बात करते हैं तो ये आपका प्रोटेक्ट करता है नाम, ठीक है? नाम के साथ लोगो भी प्रोटेक्ट करता है, बट वो लोगो कॉपी करने से प्रोटेक्ट करता है। अभी आप अगर मैं एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाऊँ, तो पेप्सी का लोगो आपने देखा होगा, ठीक है? या नाइक का लोगो आप पकड़ लें, जो हर आपको दिल्ली के मार्केट में मिल जाएगा, कहीं भी आप देखोगे तो नाइक का डुप्लीकेट जो बनता है, ठीक है? होता क्या है कि वो लोग क्या करते हैं कि ट्रेडमार्क तो नाम का कर लिया नाइक का, अब ये जो राइट लिखा हुआ है और पेप्सी का जो वो डिजाइन बनाया हुआ है, उन्होंने उनको क्या कर रखा है, उन्होंने उनको कॉपी का राइट कर रखा है। अभी डिफरेंस क्या है कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में, क्या डिफरेंस है? दोनों तो दो एक ही काम कर रहा है, एक नाम को प्रोटेक्ट कर रहा है और एक डिजाइन, एक क्या, एक नाम को प्रोटेक्ट कर रहा है, एक लोगो को प्रोटेक्ट, बट लोगो के अंदर जो डिजाइन बनाया गया है वो कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है। लोगो को तो प्रोटेक्ट कर रहा है ट्रेडमार्क, जब हम लोग ट्रेडमार्क फाइल कर, जैसा भी सर ने बताया, उनको लोगो दिखाया, फिर उन्होंने नाम दिखाया कि ये दोनों प्रोटेक्ट है, हाँ वो दोनों प्रोटेक्ट है, बट जिस तरीके से एक पेप्सी और या नाइक अपना राइट यूज करता है उस तरीकों से उसको प्रोटेक्ट कर सके, लोग सके लोगों को, उसके लिए उन्होंने कॉपीराइट कर रखा है। आप छोटे मोटे डुप्लीकेसी तो होती है डेफिनेटली उसको, और अगर मान लीजिए किस लेवल पे डुप्लीकेसी हो रही है, अब नाइक इतनी बड़ी कंपनी है कि वो हर छोटे स्टोर में जाके उनको रोक नहीं सकती डेफिनेटली, बट हाँ अगर उनका कोई कॉम्पिटिटर, एक तरीके से क्या होता है ना कि जब कोई ब्रांड फेमस होता है तो उसकी कॉपी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? अब जब कॉपी स्टार्ट हो गई, उसका मतलब क्या है कि वो ब्रांड धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट हो गया। तो एक तरीके से जो नाइक का भी डुप्लीकेट बनाते हैं उनको फायदा ही दे रहे हैं कि नाइक एक कितना बड़ा ब्रांड है जो इसका कॉपी स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहती है बड़ी कंपनीज की। तो उस, हाँ जो मैं बात कर रहा था, कॉपीराइट और जो ब्रांड है इस सॉरी जो ट्रेडमार्क है इसको डिफरेंशिएट करता है ये दो चीज। एक जो डिजाइन प्रोटेक्ट कर रहा है आपका कॉपीराइट, और ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करता है आपका नाम और लोगो, जो कोई और यूज नहीं कर सकता। कॉपीराइट जो डिजाइन प्रोटेक्ट कर रहा है वो उसको कोई यूज नहीं कर सकता अगर आप कोई लोगो और ब्रांड डेवलप करते हैं तो ये हो गया कॉपीराइट। और पेटेंट का अगर बात करें हम लोग, बेसिकली क्या होता है कि पेटेंट दो तरीके की होती है, जो सुना होगा किसी आपने, बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई किसी ने, कोई एंटरप्रेन्योर ने पेटेंट ले रखा है, पेटेंट होल्डर है। तो क्या होता है कि आप कुछ कुछ ऐसा डेवलप करते हो, कुछ ऐसा प्रोसेसर, कुछ ऐसा चीज़ जब डेवलप करते हैं उसको हम लोग पेटेंट कराते हैं। अब पेटेंट दो की, एक प्रोडक्ट की भी हो सकती है, एक प्रोसेस की भी हो सकती है। प्रोडक्ट की क्या होती है, मान लो कि आप प्रोडक्ट की हो गई, कुछ मैंने ऐसा लाइट डेवलप किया जो मैंने देखा और वो मैंने ब्लिंक किया और लाइट स्विच ऑफ हो गया, ठीक है? तो ये एक प्रोडक्ट हुआ। एक प्रोसेस क्या हुआ कि एक प्रोसेस हुआ जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स को बना के मैंने कुछ ऐसा बनाया, जैसे उबेर ने बनाया, एग्जिस्टिंग रिसोर्स को यूज करके उन्होंने उबेर डेवलप किया, जहाँ पर घर बैठे आप कैब बुक कर सकते हैं। कॉपी ओला ने किया है, बट सेम वे में जैसे मैंने बताया उन्होंने किया नहीं, तो किसी हद तक वो पेटेंट वो अपना करा सके, उबर ने करा लिया, ठीक है? तो ये सारी डिफरेंशिएट चीज़ें हैं जो इन तीनों मैटर्स को अलग करती हैं। तो होपफुली मैं यहाँ पे क्लियर रहा, ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट क्या है और पेटेंट क्या है। अभी आते हैं लाइसेंसिंग वाला पार्ट, जैसे मैंने बता रहा था घर के अंदर ही कुछ रूम्स होते हैं, तो ये तो चला गया। एक तीसरा आता है आपका लाइसेंसिंग वाला पार्ट। अब लाइसेंसिंग वाला पार्ट क्या होता है कि जैसे आप अगर फूड बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो एक आपने सोल प्रोप्राइटरशिप कर ली, आपने ट्रेडमार्क ले लिया, और पॉसिबल हुआ तो आपने कॉपीराइट भी करा ली अपने लोगों की, और फिर आपने स्टार्ट कर दिया। बट जब वो लॉन्च होगा, जब वो प्रैक्टिकली आएगा, तो जो स्टेट है वो आपसे कुछ लाइसेंसिंग वगैरह मांग देगा, ठीक है? तो कुछ कुछ बिजनेस के लिए स्पेशली, आप फूड कोई भी कुछ भी बिना क्वालिटी के बेच ना सके। अभी क्या होता है, मैं कुछ भी बेच दूं तो वो अगर कुछ कोई खा के बीमार पड़ गया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की रहती है कि क्यों आपने अलाउ किया ये बेचना। तो उसके लिए हमें FSSAI, फूड प्रोसेसिंग रजिस्ट्रेशन लेना होता है, जहाँ पे क्या होता है उसके बिना कोई भी फूड का पैकेजिंग और री-पैकेजिंग या लेबलिंग नहीं कर सकते, तो वो ज़रूरी हो जाता है। ये हुआ एक एक सेक्टर का। अब अगर आप ई-कॉमर्स कर रहे हैं, तो ई-कॉमर्स में कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं, जो आप अगर फ्लिपकार्ट पे कभी आपने शॉपिंग किया, आप देखते हैं कि वहाँ पे आते हैं, तो आप पेमेंट और रिफंड पॉलिसी का एक आता है, जहाँ पे आप टिक मार्क पहले से किया रहता है, आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो आप अगर ई-कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग का कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है
कि आप वो टर्म्स कंडीशन आपको बनानी होती है, जिसको लाइसेंसिंग का ही पार्ट बोलेंगे, लीगल एग्रीमेंट्स जिसको बोलते हैं हम लोग, वो आप वो डालते हो वेबसाइट पे और वहाँ पे एग्री करके। तो ये कुछ-कुछ स्पेसिफिकेशन है। आप जैसे-जैसे बिज़नेस चेंज करेंगे, कुछ-कुछ चेंजेस होते रहती हैं। जैसे मैंने बताया फूड में एफएसआई की ज़रूरत पड़ गई, ई-कॉमर्स की ज़रूरत पड़ गई, टर्म्स एंड कंडीशन की, पेमेंट एंड रिफंड पॉलिसी की ज़रूरत पड़ गई, और कुछ जो कॉमन चीज़ें होती हैं जैसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हुआ, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन हुआ, ये तो हर बिज़नेस पे एप्लीकेबल होता है, और वैसे भी ये रजिस्ट्रेशन वगैरह फ्री है। अगर आप कुछ करते हैं तो खुद भी ले सकते हो या किसी को हायर कर सकते हैं हमारे जैसे एजेंसीज को, जो आपके लिए कर देंगे। ये मैंने ब्रीफ करने का कोशिश किया कि ये इतनी सारी लीगलिटीज स्टार्टिंग पॉइंट के, अब आगे बहुत है। अब जैसे जैसे बिजनेस चेंजेस करते रहते हो वैसे वैसे लीगलिटीज आती रहती है, जहाँ पे हमारी से एजेंसीज काम आती है प्रोवाइड करने के लिए सर्विस। बट ये बेसिक है, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो हम लोग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने बताया एक बिल्डिंग का ढांचा और उसके अंदर ये छोटे छोटे रूम्स होते हैं, ये आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी। और जैसे जैसे बजट बढ़ेगा, जैसे जैसे फाइनेंशियल बनेगा, बिल्डिंग भी बनती रहेगी, तो उसके अंदर रूम्स भी बड़े होते रहेंगे। तो ये सारी चीजें तो हाँ जी। तो क्वेश्चंस वगैरह हम कब ले रहे हैं, अभी ले रहे हैं कि बाद में ले रहे हैं? क्वेश्चन हम लोग अभी नहीं लास्ट में लेंगे, बाद में लास्ट में? लास्ट में अभी। ठीक है। तो ये ओवरऑल जो मैंने डिस्कशन किया, ठीक है, तो ये ओवरऑल इतना कुछ लेगेटिव इन्वॉल्व रहती हैं चीज़ों को लेके। बट जैसे कि मैंने बताया कि आप किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उस पर सारी चीज़ें निर्भर करता है। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस वगैरह लें या इनको किसी का मैंने कुछ है, तो वो मैं ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन फिर कर सकता हूँ, क्योंकि इन जेनरिक मैंने कोशिश है एक्सप्लेन कर देने का कि बट आप किसके दिमाग में कौन सा बिजनेस फ्यूचर में लेके चल रहा है, या आप कोई कोर्स डेवलप करना चाहते हैं, अपने जो कोर्स कर रहे हैं उसी को फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो उस हिसाब से लेगलिटीज चेंज होती रहती है। पर जो मैंने बेसिक बताया ये आपको जरूरत पड़ेगी स्टार्टिंग में ही। आप जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी ही। आप या तो आप सुपरशिप चूज कर लो, या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज कर लो। टैक्स की मैं बात करूँ, टैक्स की अगर मैं बात करूँ, क्या है ना कि आप ये 3 में से किसी भी कोई भी एंटिटी आप चूज़ कर रहे हैं, तो ये स ईयरली टैक्स इन्वॉल्व करता ही है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप अगर सोल प्रोप्राइटरशिप हैं या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो इन सारी चीज़ों में आपको एक लाइसेंसी की ज़रूरत एक रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ। हाँ, बट क्या होता है कि जैसा-जैसा आप एंटिटी चूज़ करते हो, वैसे-वैसे ही आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बदल जाता है। जैसे कि मैंने बताया प्राइवेट लिमिटेड चूँकि एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एंटिटी इन इंडिया, सो इसका कॉस्ट भी ज़्यादा है। बट अगेन आप एलएलपी में आते हो, तो अब कॉस्टली क्या है कि अब मैं रफ आइडिया दूँ अगर आपको, तो इफ यू आर डूइंग गुड बिजनेस से अराउंड 10 to 12 लाख, सो योर मंथली एक्सपेंस वुड बी आप पकड़ के चलो कि 12 to 15,000 आएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी इसके ज़्यादा हैं कंपनी के, जो वो भी वैरी करते हैं स्टेट वाइज। अगेन अगर आप दिल्ली में कराना चाहते हैं तो 7-8 हज़ार में हो जाता है। अगर आप कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, अगर स्टेट वाइज डिफरेंट प्राइस चेंज होते रहता है, ठीक है। और अगर कंप्लाइंस का जैसे मैं बात कर रहा था, अगर आप वही एलएलपी चूज़ करते हैं तो आप 10 से 12 हज़ार, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, बेसिक कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और आप सोल प्रोप्राइटरशिप करते हो तो बहुत सिर्फ जीएसटी का मंथली रिटर्न जाता है, जो आप 6 से 7 हज़ार पकड़ लो ईयरली कॉस्ट पड़ता है। और अगर पार्टनरशिप करते हैं तो अगेन वो सेम कॉस्ट पड़ता है। ठीक है, तो एक किन्होंने पूछा है, आई एम लुकिंग टू एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन रिटेल चेन इनटू लॉन्ग टर्म, बट फॉर द फर्स्ट ईयर आई वांट टू प्रमोट माय ब्रांड ओनली यूजिंग ऑनलाइन मीडियम, okay, e-commerce website. So what all registration should I go for online business? That I have explained earlier. Okay, so what you are, how serious you are on your business. If you are serious enough, then आप choose करो डेफिनेटली जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है।
अगर आप अपना ई कॉमर्स बना रहे हो तो आपको प्राइवेट लिमिटेड की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि जब आप पेमेंट गेटवेज वगैरह नहीं प्राइवेट लिमिटेड, आप तो एलएलपी की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि जब आप पेमेंट गेटवे लेने जाओगे किसी के थ्रू ले, तो वहाँ पे आपको जीएसटी नंबर मांगेंगे, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें मांगेंगे। अदर देन दैट डेफिनेटली यू रिक्वायर्ड ब्रांड रजिस्ट्रेशन, जो ट्रेडमार्क है वो तो चाहिए ही होगा। और बाकी जो आप, अगर ये आपके ऊपर है कि अभी आप कौन सा एंटिटी चूज करते हैं, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया कि हाउ हाउ सीरियस यू आर ऑन योर लाइक ऑन योर आइडिया, ऑन योर प्रोजेक्ट। इफ यू आर सीरियस इनफ, then choose private limited company. As LLP is also fine, it's low maintenance organization, so you can choose LLP as well. So this is it. Okay, and the second question is coming on. I have registered my trademark name and logo in Pfizer. Yeah, definitely you can. So see, like I mentioned, no, at initial days when you are expanding, basically whatever expense you are making, okay, so whatever expense you are making, whatever effort you are putting in your company, so it all will always, all everything will go in vain. Okay, so if someone copy your brand name, so initially आपको अपना जो ब्रांड नेम है you have to get registered, ठीक है। तो ब्रांड रजिस्ट्रेशन फॉर्म से इम्पोर्टेंट चीज है, जहाँ पे आपका लोगो और ब्रांड का नेम रजिस्टर्ड होना चाहिए। अदर देन दैट क्या होता है ना कि आपको भी नहीं पता रहता है कि हाउ बिग योर बिजनेस गोना बी। सो रीजन भी ट्रेडमार्क करना बहुत जरूरी है। Since you are putting online everything, you have put in so much effort and time, definitely your initial days you will be putting money as well. So reason being, I'll advise get trademark, uh, then rest is on you. सर बिना जीएसटी के भी हम ट्रेडमार्क कर सकते हैं अपना? जी, बिना जीएसटी से क्या होता है ना, मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ ट्रेडमार्क को। क्या होता है ट्रेडमार्क? आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो इस इंटेंजिबल है, ये इंटेंजिबल एसेट है। जैसे हम एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, आप एक ट्रेडमार्क अपने नाम पे रजिस्टर्ड करते हो। आपने वीवर्क का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी कोवर्किंग है ये। क्या इन्होंने इनके जो को फाउंडर हैं, इन्होंने अपने नाम पे अपना ब्रांड का नेम रजिस्टर्ड किया था। तो जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया बाहर की कंपनी से, तो इन्होंने लिया अपने जो अपना जो ब्रांड दिया इन्वेस्टर को, उसके अलग उन्होंने फंडिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी आप रजिस्टर कर रहे हो अपने नाम, ठीक है। तो मतलब जब बिना ये रजिस्टर जीएसटी होता के, है कर सकते हैं। बिना बिना जीएसटी के हम अपना नाम, कंपनी नेम, ट्रेडमार्क वगैरह वो कर सकते हैं? हाँ नहीं, कंपनी नाम, कंपनी रजिस्ट्रेशन थोड़ी डिफरेंट प्रोसेस हो गया, ठीक है। हाँ, कंपनी नाम तो डेफिनेटली 2 डायरेक्टर के नाम पे ही होता है जब कंपनी एक नहीं नहीं, कंपनी इस्टेब्लिश नाम होती है। मतलब कोई भी एक फर्म का नाम है, जो भी एक फर्म का नाम है, जैसे हाँ मान हाँ, लीजिए कोई भी कोई भी का नाम है, हाँ, एबीसी एंटरप्राइजेस करके हम आईपी पे एबीसी एंटरप्राइजेस करके हम उसको ट्रेडमार्क बना सकते हैं ऑनलाइन, हाँ, और डे 1 से आप टीएम यूज कर सकते हो जब और अगर अवेलेबल रहता विदाउट है। जीएसटी नंबर। जीएसटी, हाँ, जब आप लॉन्च करने की स्टेज पे होते हैं कोई भी ब्रांड, तो आपका फर्स्ट काम होता है, वो होता है कि आप ब्रांड रजिस्टर करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं ब्रांड, एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग। क्योंकि बहुत लोग ये इंडिया में सोचते हैं ना कि मैंने डोमेन नेम अगर खरीद लिया तो वो सेफ हो गया, फिर मेरे को कोई कॉपी नहीं कर सकता। बट लीगली आप सेफ नहीं है। डोमेन नेम आपका लिया गया, कल को कोई और ट्रेडमार्क कर लिया, तो फिर डोमेन नेम लेके क्या करेंगे आप? ट्रेडमार्क तो किसी और के नाम पे हो गया, ठीक है। तो फिर आपको बोले यूज ही नहीं करने देगा। तो रीजन भी ट्रेडमार्क पहले जरूरी है, या तो साथ में दोनों जरूरी है। जो आप डोमेन बुक करते हो, जैसे ही डोमेन बुक करते हैं, जहाँ तक मुझे तो खास कर डिजिटल नॉलेज नहीं है, तो पब्लिक डोमेन में लोग पुट कर देते हैं या प्राइवेट ही रखते हैं। माने फेसबुक पेज बनाया आपने, कुछ बनाया, तो वहाँ पे पब्लिक डोमेन में अपना ब्रांड का नाम डाल दो। इस सिचुएशन में नहीं आपको सर, ट्रेडमार्क जैसे की आप जरूरत कह रहे थे ना कि 40 लाख तक टर्नओवर कर सकते हैं हम ईयरली, तो उसके है। लिए हाँ हमें हाँ, कंपनी तो मतलब बनानी पड़ेगी आईपी पे, उसमें ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। जी जी। तो वो, नहीं, और वो आप कंपनी बनाएंगे तो वो में वो ट्रेडमार्क भी बनाना पड़ेगा उसमें, कि हमारी कोई और दूसरे नाम से कोई उसमें ना डील करे। आप अगर बहुत छोटे से स्टार्ट करना चाहते हैं, हाँ ठीक है, जी, हाँ अगर जी। आप रिस्क बियर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप स्टार्ट जैसे कि बात कर रहे थे अभी, आप सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। एक सोल प्रोप्राइटरशिप जहाँ पे बस आपको एक जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ेगी और एक ट्रेडमार्क, ठीक है। यहाँ पे टर्नओवर का मैटर नहीं आता। टर्नओवर का मैटर कब आता है? जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे होते हो और आपको जीएसटी में नहीं जाना है, ठीक है, हम्म, तब वहाँ पे क्या होता है कि जब आप 40 लाख तक मैं कर सकते हो कि आपको 40 लाख का टर्नओवर नहीं है,
तब आप जीएसटी स्किप कर सकते हो। बट अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं, कुछ तो आपको चाहिए करंट अकाउंट खोलने के लिए, ठीक है। तो जहाँ पे आपको जीएसटी एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको करंट अकाउंट खोल सकती है, या ट्रेड लाइसेंस आप कर लीजिए जहाँ जिससे आपको ट्रेड बैंक अकाउंट खुलेगा। तो इस चीज के लिए यहाँ पे आपको सोल प्रोप्राइटरशिप करना पड़ेगा। और जहाँ तक ट्रेडमार्क का बात है, वो आप अपने नाम पे भी ले सकते हो, इंडिविजुअल नाम पे, उसके लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है और इसका कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन आता है तो डेफिनेटली रिप्लाई जाता है, जिससे अलग चार्जेस लेते हैं अलग अलग लॉयर, ठीक है। बट ऐसा कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है इसका। ठीक है सर, थैंक यू। जी मनीष जी, क्वेश्चंस और लेना है क्या? करना होगा इनको। हाँ सर, आगे बता दीजिए। क्वेश्चन अब नहीं है, थोड़ा सा जो भी होगा। ठीक है, तो सम अप करते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ओवरऑल ओवरव्यू था। आप कुछ भी अगर स्टार्ट करते हो कोई भी बिजनेस, ठीक है, बिजनेस का थोड़ा जर्नी डिस्कस कर लेते हैं। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिस ऑफिस में बैठा हूँ इसी ऑफिस से मैंने स्टार्ट किया था। एक्चुअली मेरा घर का ऑफिस है, अगर मैं दिखा पाता तो ये 200 स्क्वायर फीट का है, ठीक है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट किए थे, यही एक लैपटॉप और एक जो मेरे ब्रदर हैं, ये मनीष जी जानते हैं, शुभ उसका नाम है, उनका नाम है। तो हम दोनों लोगों ने स्टार्ट किया था, 2 लोग थे। 2015 में मैंने एलएलबी पास आउट की और फिर मैंने ये स्टार्ट कर दिया हम दोनों ने मिलके, ठीक है। तो बहुत छोटे से स्टार्ट करा था, बट उस टाइम भी सीरियस उतने ही थे जितने की आज है। इसलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फॉर्मेशन से हम लोगों ने स्टार्ट करा था, ठीक है। तो स्टार्ट करते करते बहुत क्या होता है ना कि आप जब कोई भी बिजनेस करने होते हैं, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है प्रैक्टिकली। जब मैं लॉ करके आया था, जब मैंने अपना वेंचर किया, तो मुझे एबीसीडी भी नहीं पता था इसका। तो धीरे 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 मैं लीगल एडवाइस तो करता ही हूँ और थोड़ा बहुत स्टार्टअप्स को भी एडवाइस करता हूँ। थोड़ा पेशेंस रहना जरूरी है अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। इफ यू आर सीरियस इनफ, इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड, इट विल टेक टाइम। बट इवेंचुअली क्या होता है कि आप रेवेन्यू फोकस रहें, रेवेन्यू से ना भटके, रेवेन्यू फोकस रहे, सेल्स पे फोकस करे, प्रोडक्ट पे फोकस करे। जो खासकर मैं नोटिस करता हूँ आजकल सोशल मीडिया में कि स्टार्टअप खोल लिया, सीईओ बन गए, फेसबुक पे जाके अपडेट कर लिया, लिंक्डइन पे जाके अपडेट कर लिया। सो दैट शुड बी द मोटो। सो योर रियल मोटो शुड बी मोर फोकस ऑन प्रोडक्ट, सेल, मार्केटिंग, इन सब पे रहना चाहिए। तो फिर आप अगर इस पे फोकस करते हो तो फिर कोई घबराने वाली बात नहीं है। वन डे आपको वो मिलेगा। जिसमें बताया था 250 का स्टार्ट किया था, आज हम लोग का 5000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, 50-60 एम्प्लॉय काम करते हैं। तो रिसेंटली मनीष जी ने बताया कि फंड रेज के। तो ये सब, ये क्या है कि ये भी हम लोग का एम नहीं है कि आप आपके अंदर अंदर हंगर कितना है और कितना दूर तक जाना चाहते हैं। अभी यहाँ तक आ गए, ये सेटिस्फैक्शन पॉइंट नहीं होना चाहिए। आपको अपनी कंपनी को किस लेवल तक लेके जाना है, कहाँ तक पहुँचना है, तो वो गोल सेट करना होता है और वही आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। कि हम लोग का गोल है कि जब लीगल सलाह एक दिन इंटरनेशनल कंपनी बने वर्ल्ड में, ठीक है। तो वो फोकस होना चाहिए। तो वो फोकस रहता है तो स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ कंप्लीट रहता है। जहाँ तक लीगल बात रही, हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी स्टार्टअप को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, स्टार्टअप को कर सके, क्योंकि जहाँ पे चीज़ें फंसती हैं उनके लिए लीगल बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ आप गए, 2-4 हज़ार में कंपनी बना ली, बना के छोड़ दिए, फिर क्या होता है कि आप उसके ऊपर लाइबिलिटी आ गया लाइफ में, फिर कुछ नया बिजनेस कर ही नहीं सकते क्योंकि आप बार डायरेक्टर हो सकते हैं। तो वहाँ पे चाहते हैं हम लोग चीज़ें ही ना फंसे। वहाँ पे क्या चाहते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। जो स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ कि आप सीरियस कितने हैं, कितनी चीज़ों के लिए आप सफिशिएंट फंड है कि नहीं आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है इनिशियली। अदरवाइज लीगली तो हम लोग कोशिश करते हैं। पर्सनली इसलिए मैं अभी भी पॉज लेता हूँ, मैं अभी भी स्टार्टअप से बात करता हूँ कि मैं ये ना हो कि हड़बड़ी में जाके प्राइवेट लिमिटेड कर लिया और कल को रन ना कर सकते। तो ये हमारी कोशिश। मनीष से भी मैं टच में आया था ट्रेडमार्क के थ्रू, तो उनसे मैं पर्सनली टच में था स्टार्टिंग से, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं जितना चीज़ों को सिंप्लाई कर। इसलिए जो हम लोग का जो फंड उठाने का मेन रीजन था, टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके, एआई डेवलप कर सके, जहाँ पे चीज़ों को और सिंप्लीफाई कर सके। तो यही थोड़ी बहुत हम मेरे बारे में, हमारी जर्नी के बारे में है। किसी कोई पूछ रहे हैं, मोहम्मद जी पूछ रहे हैं सर हम डोमेन नेम कैसे ले सकते हैं। तो ये मनीष जी आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। आप GoDaddy पे जाएंगे,
GoDaddy पे जाएंगे और वो आराम से आप बुक कर सकते हो। तो मनीष जी ज़्यादा बेहतर है। आपको है आपकी वो इसी के ऊपर है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये तो सर को बुलाया था इसलिए, चूंकि आप लोग अभी नए हैं, फिर भी मैंने सोचा कि चलो सर फिर दोबारा मौका मिला नहीं, तो इसलिए जो नए लोग थे उनको भी मैंने बुला लिया था कि आप एक बार अटेंड करो, दोबारा हम लोग फिर से करेंगे इस चीज को। अच्छा, एक और कोई पूछ रहे हैं, सर प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू रेज फंडिंग। मैं हाउ टू रेज फंडिंग, थोड़ा क्या होता है ना कि ये जर्नी है, ठीक है ना। तो जर्नी में क्या होता है कि आपको फंड की जरूरत पड़ती है स्केल करने के लिए। अगर आपका डे वन से ये फोकस रहा कि हमें फंड रेस करना है अपने बिजनेस को लेके, तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाइएगा, ठीक है। तो आपको कभी ये फोकस नहीं रहना चाहिए फंड आपकी जरूरत कब है। हमें जब जरूरत पड़ी तब हम लोगों ने रेस करा, जरूरत नहीं थी तो 5 साल खुद के पैसे से ही चल रहा था सारा बिजनेस। जरूरत कब है, कब आपको लगता है कि हाँ ये सैचुरेशन पॉइंट है, अब यहाँ से कुछ आगे करना चाहिए, अब यहाँ से कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप फंड रेज करो। एंड हाउ टू रेज फंड, यू हैव टू क्रिएट अ मॉडल, ठीक है। दैट मॉडल शुड बी द रेवेन्यू अट्रैक्टिव, प्रॉपर प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग से रेडी करके रखिए। यू हैव टू मेंटेन बुक्स, जो जीएसटी का बुक्स वगैरह होते हैं वो आपको मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। प्रॉपर एंटिटी, जैसे मैंने बताया कि आप अगर बहुत सीरियस है तो प्राइवेट लिमिटेड करिए, क्योंकि इन्वेस्टर जब आता है तो वो भी देखता है कि मैं कहाँ पैसा लगा रहा हूँ, इसलिए तो पैसा नहीं लगा रहा हूँ कि ये मेरा फंडिंग यूज करके भाग जाएंगे। बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स आपको मिल जाएंगे जो फंड लिए और फिर चले गए, ठीक है, डूब गया, बहुत ज्यादा कैश बर्न करिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब 2015 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो फंड रेस करना एक फैशन हो गया था, हर दूसरा स्टार्टअप दूसरे दिन आपको फंड रेस करते दिखाई देता, बट बहुत सारे डूब गए, नहीं चले। रीजन था, यही रीजन था कि कहाँ यूटिलाइजेशन करना है। फंड तो ले लिए ना, इन्वेस्टर को पता है कि कहाँ वो प्रॉपर वे में उनको गाइड करके इन्वेस्ट कर सके, ना स्टार्टअप को पता है। तो ये थोड़ा ये अलग मैटर हो जाता है, कहाँ कैश बर्न करना है, कैसे बर्न करना है। फंड कब रेस करना हो, जब आप एटलीस्ट उस सिचुएशन में पहुंच जाए जहां आप रेवेन्यू सफिशिएंट कर सके। आप अगर सोए रहे हैं तभी भी पैसा आ रहा है, तब आप फंड रेस करें, वैसे फंड रेस करने की तरफ न चले। ठीक है, तो अभी अभी इसके बाद का सेशन जो है वो मैं लूंगा। तो जी सर सर, सर अगर आप डन हो गए हो जरूर, तो फिर ठीक है। ठीक है सर। तो सर को कहीं जाना है, तो सर से बस इतना ही समय। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। राइट, थैंक आई होप यू सो मच, कि थैंक यू इनको भी एवरीवन। अगर जरूरत पड़ेगी तो इनकी कंपनी का नाम लीगल सलाह है। अगर कल जी को सर, आपको है। कल को अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए सुजीत सर से, तो आप लीगल सलाह में आप कर सकते हैं, डायरेक्ट पर्सनली भी बात करो। ये काफी सोशल है, फेसबुक, फेसबुक पे भी लिंक्डइन, हर एक्टिव है। जगह हो, आप कहीं भी टच में आ सकते हैं, जी जी, ठीक है। फेसबुक पे भी एक्टिव है, लिंक्डइन पे भी एक्टिव है। और जो भी इनको सर्विस चाहिए आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो, सब काफी सपोर्टिव है। आप सारे के सारे सीरियस लोग आए हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो 60-70 लोग आए थे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन पहुंच पाए ये सीरियस लोग हैं, ये क्रीम है ये। राइट, ये, इस में से हाँ, करीब यहाँ पे अभी 21 लोग एक्टिव हैं। तो आप इसी से पता लगा सकते हैं सर कि क्या मोटिवेशन होगा इनका। राइट, वही वो इंडिया में थोड़ा दिक्कत है, बड़ा सबको बनना है, मेहनत नहीं करना है, तो दिक्कत है। नहीं नहीं सर, समय निकाला इन्होंने। तो ठीक है, आगे का सेशन मैं लूंगा और चलिए, थैंक बाकी चीजें जो रह गई है वो मैं पूरा करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन, ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय सर, बाय। बाय।